गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे ठीक हो? तो तैयारी हो गई है? आज आपका टेस्ट है ना? 4 से 7 टेस्ट है थर्मल एक्सपांशन का। आज हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे प्रेशर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि लास्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे कल से थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग मटर गश्ती कर रहे होंगे, है ना? चलिए फिर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस कैसे आता है बच्चों? प्रेशर ऑफ गैस आता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, गैस पार्टिकल कंटेनर में रखे हुए हैं। तो गैस पार्टिकल अगर कंटेनर में है तो क्या होगा कि गैस पार्टिकल एट अ टाइम 3D में मूव हो रहा होगा, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में मूव हो सकता है एट अ टाइम, या फिर ऐसा मूव हो रहा होगा कि उसके स्पीड के 3 कंपोनेंट हो रहे होंगे एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में। तो हम मान लीजिए गैस का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उस मॉलिक्यूल को हम मानते हैं कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा। और हमने आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स में पढ़ा हुआ है कि कोलिजन विद द मॉलिक्यूल एंड कोलिजन विद द मॉलिक्यूल एंड कंटेनर वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन होगा तो जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा टकराने के बाद। तो जब एक मॉलिक्यूल जिसका मास हम कुछ मान लेते हैं m डैश या m मान लेते हैं, वो जाता है अगर vx स्पीड से x डायरेक्शन में, तो उसके पास मोमेंटम कितना रहेगा? m डैश vx रहेगा। एंड देन वो टकराएगा और फिर से वापस आएगा तो उतना ही मोमेंटम लेकर आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2mv हो जाएगा, 2mv डैश x vx हो जाएगा। तो वो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम मिला, फिर उतना जाकर आने में टाइम कितना लगा? तो चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? आपका प्रेशर होता है। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट लगा के हम लोग गैस का प्रेशर पता करेंगे कि गैस का प्रेशर वॉल पे या कंटेनर की वॉल पे कितना लगता है, और उससे हम लोग एनर्जी वगैरह फाइंड करेंगे। ठीक है, VRMS का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, आइए, तो मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर ले लिया है, क्यूबॉइड कंटेनर लिया है। कैसा लिया है? क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये ऐसा कुछ कंटेनर है आपके पास, इसके डायमेंशंस भी हमारे पास है। ठीक है, अरे थोड़ा सा ये हो गया, और फिर ये ऐसा है। तो मान लेते हैं ये एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला आपके पास वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस है। ये मान लीजिए लेंथ कितना है? L है, और ये कितना विड्थ W है, और ये हाइट कितना है? H मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका मास कितना है? m डैश है। एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। कौन सा गैस मॉलिक्यूल? एक ही मॉलिक्यूल, पूरे गैस की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसका मास हम लोग क्या मान रहे हैं? m डैश मान रहे हैं, और वो x डायरेक्शन में जा रहा है। तो मान लीजिए vx स्पीड से आएगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा होगा v से, तो उसका एक कंपोनेंट इधर vx होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? vy होगा, तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? vz होगा। ऐसे मूव हो सकता है? बिल्कुल मूव हो सकता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर क्या होगा कि हमने केवल x डायरेक्शन को पकड़ा हुआ है अभी, तो x डायरेक्शन को पकड़ेंगे बेटा, तो हमारे पास जब ये जाएगा तो मोमेंटम कितना लेकर जाएगा? m डैश vx जाएगा, और फिर दीवार से टकरा के क्या होगा? वापस आएगा, तो माइनस m डैश vx आएगा। अगर हम जाने के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो वापस जाने के डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर कि डेल्टा px मतलब चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा? m डैश vx माइनस m डैश vx। तो 2m डैश हम लोग मॉड ले रहे हैं, तो 2m डैश vx फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस m डैश vx है, और इनिशियल है m डैश vx। तो माइनस m डैश vx और माइनस m डैश vx माइनस 2m डैश vx। तो हमने मॉड लिया है, तो 2m डैश vx मोमेंटम आ गया। जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से
इस वॉल तक गया था तो L डिस्टेंस कवर किया था और वापस आने में भी L डिस्टेंस ही कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2L डिस्टेंस कवर किया। तो कितना टाइम इसको लगेगा? बोले सर आप टाइम क्यों निकाल रहे? हमको प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर निकालना है तो फोर्स पता पड़ना चाहिए। तो चलती हुई बॉडी या पार्टिकल किसी जाके दूसरे बॉडी से या दूसरे सरफेस से टकराती है तो मोमेंटम इंपार्ट करती है। तो चेंज इन मोमेंटम ही फोर्स है और फोर्स अपॉन एरिया क्या है? प्रेशर है ना भाई। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर है तो हम लोग फोर्स निकालना है। तो डेल्टा टी मान लीजिए, तो टी टाइम लगा तो 2L डिस्टेंस कवर किया। कितना स्पीड से? vx स्पीड से कवर किया। तो ये आपको मिल गया डेल्टा टी। तो हम बात कर सकते हैं कि सर fx जो होगा चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा? 2m डैश vx अपॉन 2L बाई vx। तो fx बराबर होगा बेटा 2 ने 2 को मार दिया, vx ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m डैश vx स्क्वायर अपॉन l। तो हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। तो px कितना हो जाएगा? fx अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? जिस वॉल से पार्ट मॉलिक्यूल जाके टकराया था, इसका एरिया कितना हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हाइट कितना है? h है। विड्थ कितना है? w है। तो एरिया कितना हो जाएगा आपके पास? एरिया ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा m डैश vx स्क्वायर अपॉन l और ये हो जाएगा एरिया। तो w इनटू h और LWH क्या है? वॉल्यूम है। तो ये होगा बेटा आपके पास दिस इंप्लाइज px बराबर m डैश vx स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये आपको px डायरेक्शन में प्रेशर मिला है। पहले आप लिखो, फिर py निकालेंगे, सिमिलरली pz निकालेंगे, देन उनका एवरेज निकालेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। आप लिखिए इसको। तो हमारे पास क्या मिला बच्चों यहाँ पर? सिमिलरली Py इक्वल टू प्रेशर इन y वॉल y डायरेक्शन कितना हो जाएगा? m डैश vy स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम एंड pz इक्वल टू m डैश vz स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो p एवरेज इक्वल टू px प्लस py और प्लस pz अपॉन 3 है ना। तो ये क्या मिलेगा बेटा आपको? p एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन 3 m डैश vx स्क्वायर अपॉन v प्लस m डैश vy स्क्वायर अपॉन v और प्लस m डैश vz स्क्वायर बाई v है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन m डैश अपॉन 3v इनटू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि Vrms जो होता है n मॉलिक्यूल के लिए अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर अपॉन n। तो ये क्या है? एक मॉलिक्यूल के लिए है। तो एक मॉलिक्यूल का स्पीड कितना है? ये x y z में है तो तीनों ऐसे आएगा। तो Vrms जो होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अपॉन 1। क्यों 3? क्यों नहीं? क्योंकि सर ये तो एक ही मॉलिक्यूल है ना। तो बोले vx vy z तीन राशि है तो 3 से डिवाइड करो। नहीं, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर है। तो ये एक ही स्पीड है जो कि x y z डायरेक्शन में है। मतलब जो v था उसके कंपोनेंट 3 थे जिनका हम लोग ये ऐसा लिखे हुए हैं और 1 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं आरएमएस निकालने के लिए क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का है। मतलब ये होगा सर v जो रमेश स्क्वायर होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर होगा। मतलब सर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं तो p एवरेज बराबर लिख सकते हैं 1/3 m डैश अपॉन v इनटू v आरएमएस का स्क्वायर। समझे बात को? तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर है। चलिए ये लिखिए इसको। हमने क्या लिखा? p एवरेज। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या आया था हमारे पास? p एवरेज फॉर वन मॉलिक्यूल 1/3 m डैश अपॉन v इनटू
VRMS का स्क्वायर। ये कितने मॉलिक्यूल का एवरेज प्रेशर है? एक मॉलिक्यूल का है। तो फॉर n मॉलिक्यूल, ठीक है, P एवरेज इक्वल टू 1/3 n m डैश। एक मॉलिक्यूल का इतना, तो दो मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का एवरेज प्रेशर कितना? इतना। तो दो मॉलिक्यूल का कितना? 2 इंटू इतना। चार मॉलिक्यूल का कितना? 4 इंटू इतना। तो n मॉलिक्यूल का कितना? n इंटू इतना। ये हो जाएगा कितना? इंटू V/V इंटू VRMS का स्क्वायर। तो ये टोटल मास हो गया। तो P एवरेज लिख सकते हैं हम लोग 1/3 टोटल मास अपॉन V इंटू VRMS का स्क्वायर। ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो P एवरेज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तो दिस इज द एवरेज प्रेशर exerted by the gas molecule on the wall of the container। समझे? चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखिए, हेडिंग लिखिए, ट्रांसलेशनल, स्पेलिंग चेक कर लेना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बराबर 1/2 m डैश VRMS का स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1/2 m डैश इनटू ये कितना होता है? 3RT/m। अरे होता है कि नहीं? और जो m बराबर होगा वो होगा एवोगैड्रो नंबर इनटू m डैश, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1/2 m डैश इनटू 3RT/Na इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू m डैश। हमने m डैश को मार दिया तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो जाएगा 1/2 इनटू 3 R/Na। याद आ रहा है कुछ? R/Na क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K था, और इनटू T। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 3/2 और ये हो जाएगा K। तो 3/2 kT एंड दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझे? आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए, तो हमारे पास क्या मिला बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो मिला है, कितना मिला है? 3/2 kT, है ना, फॉर 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके लिए है 1 मॉलिक्यूल। इफ देयर इज n मोल ऑफ गैसेस, ठीक है, तो देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देख बेटा क्या है कहानी, ये है कि ये एक मॉलिक्यूल के लिए है। ये बोल रहा है कि n मोल के लिए कितना होगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल के लिए है तो हमको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता पड़ जाए तो हम लोग इसका पता कर सकते हैं। क्योंकि एक मॉलिक्यूल का हमको पता है, तो n मोल का पूछ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि n मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक मोल में कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 2 मोल में 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 3 मोल में 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो n मोल में n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर कितना हो जाएगा? n इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल फॉर n मोल हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इंटू Na और इंटू K इंटू T। तो ये क्या है बेटा आपके पास? R है, गैस कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2, ये है आपके पास R, सॉरी ये क्या है आपके पास? R है। तो कितना हो जाएगा? 3/2 nRT बराबर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो n मोल के लिए 3/2 nRT, 1 मोल के लिए 3/2 kT लिख सकते हैं, जहां पर k का वैल्यू क्या है आपके पास? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और k बराबर होता है 1.38 into 10⁻⁻23 एंड r कितना होता है? 8.314, है ना। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताओ ये अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि थर्मोडायनामिक्स में भी यूज होने वाला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि थर्मोडायनामिक्स में भी यूज होगा, और थर्मोडायनामिक्स में उस पे क्वेश्चन आते हैं। गामा जो थर्मल जो आपके पास
आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस रेशियो बोलते हैं, जैसे गामा होता है, गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रेशियो निकालना है, या फिर डायरेक्टली वो क्वेश्चन ही पूछ देता है, ऑप्शन में गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन दिया रहेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो ये आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में तो है ही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ लेते हैं। लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, हम इसको बोलते हैं DOF, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लिखिए DOF ways to utilize the energy of gas molecule, ठीक है। क्या है, अगर किसी गैस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है तो वो टोटल एनर्जी कितने तरह से यूटिलाइज होती है। मान लीजिए एक तरह से यूटिलाइज होगी तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 2 तरह से यूटिलाइज होगी तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 3 तरह से यूटिलाइज होगी तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, 100 तरह से यूटिलाइज होगी तो 100 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। समझे बात को। तो चलिए एक और यहाँ पर टर्म आती है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक, द टोटल, लिखते जाओ मेरे साथ, एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स, well distributed among its all degree of freedoms. The total energy of a gas molecule is equally distributed among its all degree of freedom, and 1 DOF contains 1/2 kT एनर्जी। लिखो तुम, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा दे रहा हूं। If degree of freedom is F, then total energy of gas molecule equal to F/2 kT। समझे? चलिए, क्या है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? द टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन among the its all degree of freedom। मान लीजिए 100 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एनर्जी कितना है, 100 जूल है, तो एक एक जूल सबको चला जाएगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक जो डिग्री, जो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है, 1/2 kT होती है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F × 1/2 kT हो जाएगा। समझे? चलिए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेहतर से आते हैं, ठीक है। यहां पर लिखे DOF फॉर मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस की हम लोग बात करें तो ये क्या है, एक स्फेरिकल एटम है जिसका स्पीड हम मान लेते हैं कि ये v है, तो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन है। और यहाँ के नाम बोल दो तो इधर इसका मूवमेंट होगा vx होगा, इधर पे कैसे होगा vy होगा, vy है, और इधर पे कितना होगा vz होगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा तो 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, जिसके पास 3 तरह का एनर्जी आएगा। तो अगर 1 मॉलिक्यूल है तो आपके पास हो जाएगा Ex बराबर 1/2 m डैश, मान लीजिए इसका मास कितना है m डैश, इनटू Vx स्क्वायर। Py की बात करेगा तो 1/2 m डैश Vy स्क्वायर, Ez की बात करेगा तो 1/2 m डैश Vz स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी
Ex प्लस Ey और प्लस Ez, मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी ऐसा। तो मतलब इसके पास तीन तरह से जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है तीन डायरेक्शन में यूटिलाइज हो रही है। कुछ समझ आ रहा है? तो तीन डायरेक्शन में यूटिलाइज होगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि तीन तरह से एनर्जी इसको मिल रही है। अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी समझना ये पड़ेगा कि सर इसके पास कितने तरह से एनर्जी हो सकती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है एंड रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी हमने देख लिया, और रोटेशनल एनर्जी क्या होती है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो मान लीजिए ये जो एटम है वो क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो मान लीजिए इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, मान लीजिए ओमेगा एक्स से, इसके अबाउट भी रोटेट हो रहा है ओमेगा वाई से, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है ओमेगा जेड से। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? अब हम अगर बात करें आई एक्स की बात करें या आई वाई की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, तो स्फेरिकल होता है एटम, तो 2/5 m डैश r स्क्वायर होता है। लेकिन जब हम लोग गैस के पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे तो हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो अगर साइज नेग्लिजिबल हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 0, तो आई वाई बराबर और आई जेड बराबर क्या हो गया? 0। तो जो आपके पास रोटेशनल एनर्जी आएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 0। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3 आएगा। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3 आएगा। तो चलिए हम लोग एनर्जी भी देख लेते हैं, यहीं से यहीं की एनर्जी भी देख लेते हैं। तो सर हमारे पास जो ट्रांसलेशनल एनर्जी था वो कितना था? F/2 kT होगा, क्योंकि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिस्ट 1/2 kT एनर्जी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? F है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? F/2 kT। तो हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी होगा तो कितना हो जाएगा? 3/2 kT हो जाएगा। तो इसके पास केवल ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन काउंट नहीं हो रहा है, तो ट्रांसलेटरी एनर्जी रहेगी। इसलिए इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। तो टोटल ट्रांसलेटरी एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से या मूवमेंट के लीनियर मोशन की वजह से इसके पास जो आपके पास एनर्जी आएगा तो कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो एनर्जी कितना हो जाएगा? 3/2 kT, जो कि मैं प्रीवियस टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। तो एवरी गैस या एवरी मॉलिक्यूल हैज 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम या 3/2 kT एनर्जी। तो कोई भी गैस रहेगा तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डाइएटॉमिक हो, चाहे ट्राइएटॉमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, चाहे कैसा भी एटॉमिक गैस आपके पास है, अगर ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो आंख बंद करके 3 बजे रात को कोई पूछेगा तो बोल रहा है कि कितना है? 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे? अब रोटेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है किसी के पास हो सकता है किसी के पास ना हो। समझे? चलिए आइए आगे बढ़ते। तो मोनोएटॉमिक का हमने पढ़ लिया है। अब आइए डाइएटॉमिक का भी आपको दिखा देते सर। तो लिखो DOF ऑफ डाई एटॉमिक गैस। तो डाइएटॉमिक गैस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डाइएटॉमिक गैस में मान लीजिए 2 एटम्स ऐसे हैं, कुछ बॉन्ड है इनके पास। बॉन्ड मतलब बॉन्ड, जेम्स वाला बॉन्ड नहीं है, ठीक। तो ये मान लीजिए एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो बच्चों ये आपके पास 2 एटम्स हैं, O2 मान लीजिए। तो इसके पास ट्रांसलेटरी तो होगा, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं, है ना? वी वाई ले लिया, किधर ले सकते हैं। तो F ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। अब यहाँ पर जो एटम का जो साइज है वो इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जब बॉन्ड लेंथ इग्नोर नहीं करेगा तो समझ बात को, ये जो विड्थ है ये बहुत कम है, ये जो रेडियस है बहुत कम है, लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो मतलब क्या है ये कि अगर ये एक्सिस y अगर ऐसा है तो y एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो ऐसा घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। और जो z एक्सिस है तो z एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो z एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा तो मिलेगा, लेकिन x एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा। मतलब 2 तरह से आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है।
जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है किधर किधर यूटिलाइज हो रही है, एक्स डायरेक्शन में नहीं हो रही है, वाई एंड जेड डायरेक्शन में हो रही है, मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा रोटेशन की वजह से कितना आएगा, 2 आएगा। तो सर हमारे पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2। नहीं समझा तुमको? क्यों? क्योंकि सर वाई डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, तो काइनेटिक जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाई डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब क्या होगा, वो हम लोग लिख सकते हैं ई वाई बराबर 1/2 आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर और ई जेड बराबर 1/2 आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। लेकिन जो ई एक्स होगा वो नहीं मिलेगा। तो जो टोटल रोटेशनल एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 2 पार्ट में या 2 डायरेक्शन में या 2 तरह से यूटिलाइज हो रही है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। एक्स में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर जो एक्स एक्सिस के अलांग ही बॉन्ड है, बॉन्ड का विड्थ बहुत कम है और जो एटम का जो साइज है वो भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। हमने गैस में पढ़ चुका है, मॉलिक्यूल का काम नेग्लिजिबल मानते हैं ना हम, तो भी एटम का तो और बहुत कम मानेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डायरेक्शन के अलांग घूमने में या एक्स डायरेक्शन के अलांग एक्सिस के अबाउट घूमने में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा नहीं, तो उधर आपको एनर्जी मिलेगी नहीं। तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई वो 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। तो ये कितना हो गया, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गया। अब ये बोलते हैं कि एट हाई टेंपरेचर, क्या है, एट हाई टेंपरेचर। अगर हाई टेंपरेचर की हमको बात करेगा तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी जो Fv है और कितना मिलेगा आपके पास, 2 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 2। तो आपको मिलेगा F बराबर 5 + 2 बराबर कितना, 7। जो कि हम लोग जो नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहां तक है। आपको मेंशन करके अगर रखिएगा तो हम यूज करेंगे हाई टेंपरेचर, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। समझे? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। बताइए देखिए पॉलीएटॉमिक गैस, तो पॉलीएटॉमिक में क्या ले लूं, CO2 ले लेता हूं। तो पॉलीएटॉमिक में 2 तरह से ऐसे थोड़ा क्लियर कर देता हूं। एक तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा और दूसरा होगा नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो लीनियर में हम ले लेते हैं CO2, ज्यादा मुझे आता नहीं केमिस्ट्री का। तो कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड 4 होता है ना कार्बन में, ये हो गया लीनियर। और यहाँ पे ले लो वाटर, तो कितना हो जाएगा O और ये H और ये H। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। आप समझ बात को। इसमें F ट्रांसलेशन कितना, 3 और ये क्या है, लीनियर है। तो जिस एक्सिस के अलांग बॉन्ड रहेगा उस एक्सिस के अलांग रोटेशनल एनर्जी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो किधर मिलेगा, बाकी 2 एक्सिस के अबाउट। मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लीनियर स्ट्रक्चर में कितना रहेगा, 2। मतलब इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल कितना आ गया, 5। अरे आ गए ना। अब यहाँ पर देखें तो हम आंख बंद करके ट्रांसलेशनल कितना, 3 लिख सकते हैं। रोटेशन की बात करेंगे तो तीनों मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये लीनियर है ही नहीं है। तो x, y और z तीनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। मतलब हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल गया, 6 मिल गया। समझे? आई होप आपको। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक और रिव्यू, कुछ और रिव्यू करा देते हैं। लिखिए, हेडिंग लिखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। मान लीजिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलग अलग मोल हमने मिला दिए, तो उसका इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा अगर टेम्परेचर सेम है। तो मान लीजिए कि आपके पास F1, F2, F3, F4 अप टू मान लीजिए Fn डिग्री ऑफ फ्रीडम के n नंबर ऑफ गैसेस हैं, उनके मोल है N1, N2, N3 अप टू Nn। इस गैस को हमने मिक्स्ड कर दिया, क्या किया है, मिक्स किया है, और T क्या है, सेम है। तो जो टोटल एनर्जी पहले होगी मिक्स करने के बाद भी उतनी ही एनर्जी रहेगी। तो मिक्स अगर किया है तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, N1, N2, N3। तो एनर्जी कितनी होगी, F इक्विवेलेंट अपॉन 2 इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस डैश डैश प्लस Nn इंटू RT/2 NRT लिखा है ना आपको।
फॉर एन मोल, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अलग अलग इनके एनर्जी के सम के बराबर होगा, F1/2 N1 RT प्लस F2/2 N2 RT और प्लस डैश डैश प्लस Fn/2 NN RT। RT दोनों तरफ से मर जाएगा तो आपको मिलेगा बेटा 1/2 भी मर जाएगा, तो मिलेगा F इक्विवेलेंट बराबर N1 F1 M1 N1 F1 लिखते हैं, N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस N3 F3 और प्लस डैश डैश अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस अप टू जो भी लिखना है लिखते जाओ, समझे। तो हमारे पास इस तरह से अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हीलियम है, अगर मिल सकता है तो उनके अगर हम मोल हमने मिला दिए हैं तो इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए 4 मोल हीलियम एंड 10 मोल नाइट्रोजन मिक्स किया गया है at 300 Kelvin। फाइंड आउट DOF ऑफ मिक्सचर। क्या समझे, अगर मिल सकता है तो हीलियम एंड नाइट्रोजन क्या हमने मिला दिया है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 300 केल्विन पे, तो ज्यादा टेंपरेचर नहीं है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो हमने सीखा है वही करेंगे। तो आइए बेटा देखते हैं, तो 4 मोल है तो कितना हो जाएगा F इक्विवेलेंट बराबर N1 F1 प्लस N2 F2 अपान N1 प्लस N2। तो N1 कितना है आपके पास 4 मोल है, हीलियम क्या है मोनो एटॉमिक, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और प्लस कितना है वो 10 मोल, ये क्या है नाइट्रोजन टाई एटॉमिक, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो इनटू 5 ये कितना है 4 मोल, ये कितना 10 मोल। तो F इक्विवेलेंट बराबर 4 × 12 प्लस 50 अपान कितना 14, तो कितना हो जाएगा 62 अपान 14 बराबर कितना हो जाएगा 31/7 बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझे, नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और रिव्यू करा देते हैं एक टॉपिक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब हेडिंग है when different gases are mixed at different टेम्परेचर। मान लीजिए F1 F2 F3 अप टू Fn, N1 N2 N3 अप टू Nn और टेम्परेचर T1 T2 T3 अप टू Tn, इसको मिक्स कर दिया है। टेम्परेचर पहले सेम था, अभी मिक्स किया है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, फाइनल टेम्परेचर पे जो एनर्जी रहेगी वो कितना रहेगी F1/2 N1 RT फाइनल, है ना, और प्लस F2/2 N2 RT फाइनल प्लस डैश डैश Fn/2 N, अरे यार ये बहुत बकवास है, RT फाइनल बराबर फिर से वही F1/2 N1 RT1 प्लस F2/2 N2 RT2 प्लस डैश डैश प्लस Fn/2 N और Tn। आई होप क्लियर, ठीक है। क्या करो R/2 हर तरफ से गायब, तो क्या मिला तुमको TF इंटू N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस डैश डैश बराबर N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 प्लस अप टू डैश, ठीक है। यहाँ तक लिखते, चलो मैं डाला थोड़ा ऊपर लिखें, ए लिख देता हूं। तो TF बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 प्लस डैश डैश अपान N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस डैश डैश, समझे। तो फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग फिर से एनर्जी कंजर्व करेंगे, मिक्स करने के बाद जो एनर्जी रहेगी वो इंडिविजुअल एनर्जी के सम के बराबर रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा बेटा।
जैसे मान लीजिए वही क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन लिया, मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है 4 मोल है, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है। और फिर हमने क्या लिया, हीलियम लिया 6 मोल है और टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन है। तो आपको बताना है कि मिक्स करने के बाद इनका फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, यही है ना। तो फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है मिक्सर के बाद, तो सिंपल है। तो क्या है, TF बराबर कितना, N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपान N1 F1 प्लस N2 F2, है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, N1 कितना है 4 मोल, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 5, चूंकि ये डायटोमिक है, और N2 कितना है वो 300 केल्विन के, प्लस N2 कितना है, ये मोनोएटॉमिक है 6 मोल, तो 6 मोल इंटू 3 मोनोएटॉमिक का 3, और इंटू कितना 400, और अपान कितना हो जाएगा 4 मोल इंटू कितना 5, और प्लस 6 मोल इंटू 3। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन जो भी है, तो 100 कॉमन ले लो ना यहाँ से, और 4 3 12 भी कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया, तो ये बचा 5 और प्लस कितना बचा 6, है ना। आई होप क्लियर है आपको, ठीक। तो ये हो गया आपके पास 4 5 20 3 18, तो हो जाएगा 38, तो हो जाएगा 1200 6 5 11। तो टी फाइनल जो आपको मिलेगा तो 1200 इंटू 11/38, ये सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगा आंसर केल्विन में, समझे। ठीक है, तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो गया आपका। डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से देख लीजिए, डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। थोड़ा उसको व्यूअर्स बढ़ाइए, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। तो अब लगभग ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म हो गया है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, आज टेस्ट से दोबारा तो टेस्ट दे लो, आज लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, कल देखना है, परसों जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।